रोज़ बड़ा अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए, कोयटा के लिए। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर अटैक किया, 3 दहशतगर्दों ने, तीनों मारे गए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से। लेकिन 60 पुलिस एहलकार जो हैं, जो अंडर ट्रेनिंग थे, वो शहीद हुए इस हमले में। इससे चलता है पता कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है अभी उसकी जड़ें ख़त्म नहीं हो सकी और उसका ख़तरा भी मंडला रहा है। हैरानगी की बात यह है कि इतने अहम तरीन जगह पे जहाँ पे टेररिज्म का ख़तरा भी है, अलर्ट भी है, वज़ीर बलूचिस्तान भी कह रहे हैं कि टेररिज्म का अलर्ट भी था काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों से। वहाँ पे इस सेंसिटिव तरीन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के बाहर सिर्फ एक सिक्योरिटी एहलकार तैनात किया गया था। अगर वहाँ पे 4 से 5 लोग भी होते तो शायद इन 3 दहशतगर्दों पर काबू पा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, एक मजाक है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने जो किया है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के साथ, कि एक सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे तैनात किया था, जिसको बड़े आराम से उन्होंने दहशतगर्दों ने मार के और अंदर अटैक किया और पहले यरगमाल बना के रखा पुलिस एहलकारों को और उनको फिर कत्ल किया, शहीद किया। मेरे साथ इरफान सईद, ब्यूरो चीफ कोयटा मौजूद है। इरफान साहब, ये बात दुरुस्त है कि सिर्फ एक पुलिस एहलकार मौजूद था इतने अहम तरीन सेंसिटिव इदारे की सिक्योरिटी के लिए? बिल्कुल कामरान साहब, जिस तरह हम अपने व्यूवर्स को बताते रहे हैं और दुनिया टीवी ने ही ये चीज़ें बिल्कुल इसको हाईलाइट किया। आपको ये बताता चले कि ये पहला वाक़या नहीं है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में, ये तीसरा वाक़या है दहशतगर्दी का। इससे कबल 2006 में जो एक वाक़या हुआ था वो भी इंतहाई ख़तरनाक वाक़या था, जहाँ पे ये कैडेट्स ड्रिल करते हैं या पीटी करते थे। वहाँ पर ज़मीन के अंदर बारूद छुपाया गया था दहशतगर्दों ने और उसको रिमोट कंट्रोल बम के ज़रिए उस वक्त उड़ाया गया जब सुबह के वक्त ये तमाम कैडेट्स वहाँ पर ड्रिल के लिए पहुँचे थे। यानी सिक्योरिटी की आप यहाँ पे सूरत हाल ये देखें कि ये 2006 में जब ये वाक़या रुनुमा तो उसके बाद यही दावा किया गया था कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को सिक्योर किया जाएगा। लेकिन आज भी इसकी सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इसके जो अकब में जो इस पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का जो एक मेन रास्ता यही है, लेकिन इसके अकब में बिल्कुल ओपन जो छोटी सी दीवार है और उसके ऊपर खारदार तार है। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी के कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए और यही वजह है कि दहशतगर्द आसानी वहां से दाखिल होते हैं। पीछे बिल्कुल मैदानी इलाका है। साहब, ये बताइए कि कोयटा या बलूचिस्तान काफी अरसे से फौज और या रेंजर्स या एफसी जो है बेसिकली वो उसकी सिक्योरिटी देख रही होती है, तो ये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो है ये पुलिस की जुरिसडिक्शन में ज्यादा आएगा या इसको भी सिक्योरिटी दिफाई इदारे की सिक्योरिटी के उसमें आता है जुरिसडिक्शन में? देखिए कामरान साहब, अगर हम पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की अगर बात करें तो ये पुलिस की अपनी जुरिडिक्शन में आती है। ये शहर का एरिया है। इसके साथ ही बिल्कुल यहाँ पे थाना भी मौजूद है। यहाँ पर बैक साइड पे अगर इसके अकब में दीवार को पक्का नहीं किया गया तो ये कसूर किसका है, ये जवाब कौन देगा? 2016 में सितंबर में यहाँ पर पासिंग आउट परेड हुई थी, जब उससे कहा गया वज़ीर आला बलूचिस्तान से और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया था कि इसकी दीवारें ऊंची की जाएं। जो इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे दावा मुतालबा किया गया था कि इस कॉलेज की दीवारें ऊंची की जाएं, मजबूत की जाएं। लेकिन आप देखें ना, 2006 में एक वाक़या हुआ, आज कितने साल गुजर गए, हम इस पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की दीवारों को पक्का नहीं कर सके। हालत तो ये है, अभी बैक साइड पे अब चले जाएं, यहाँ पे अगर इस पूरी दीवार को भी देखा जाए, यहाँ पे भी कोई लाइट का बंदोबस्त नहीं है। एक सिंगल लाइट आपको नजर नहीं आती। ये मेन गेट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, यहाँ पर भी कोई आप देखें कि कोई लाइटिंग का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो हालत ये है कि सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, इतना सेंसिटिव एरिया और जिस इदारे पर ये तीसरी मरतबा दहशतगर्दों की वाकया हो, उसकी सिक्योरिटी को क्यों इसको बिल्कुल नहीं किया गया था? यहाँ पे जी मैं बिल्कुल जी गवर्नमेंट से पूछता हूँ इस बारे में। तारिक फजल चौधरी साहब अगर हमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, अभी नहीं आए, व्यूअर्स एक क्विक ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक के वापस आते तो गवर्नमेंट से पूछेंगे। लेकिन एक बड़ी इससे भी बुरी दहशतगर्दी के साथ साथ एक और बड़ी बुरी आज रवायत जो है वो उसका दोबारा शुरू हुई कि इस पर पॉलिटिक्स की गई है इस दहशतगर्दी के हमले के ऊपर। ख्वाजा आसिफ से लेकर इमरान खान साहब तक सब ने इस पर सियासत की है। वो सियासत क्या है इस पर ज़रूर बात करेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और ख्वाजा आसिफ और इमरान खान दोनों ने जो है वो बदतरीन सियासत की इस तमाम मामले पे। ख्वाजा आसिफ का मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना दूँ व्यूअर्स। पहले वज़ीर दिफा पाकिस्तान के वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है LOC पे अटैक करता है, कोयटा और पेशावर का अटैक जो अफगानिस्तान से आता है, और इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद पे अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। ये इमरान खान और दहशतगर्दों के दरमियान बड़ी अजीब व गरीब हादसाती किस्म की का ताल्लुक है या कोऑर्डिनेशन है। इसी के साथ इमरान साहब ने क्या कहा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। जरा क्विकली सुनते हैं, उसके बाद आते हैं इस शो में। जो पाकिस्तान के हालात हैं, नवाज शरीफ एक सिक्योरिटी रिस्क बन गए पाकिस्तान के लिए।
मैं ये वसूख से कहता हूँ सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं। इसलिए बन गए हैं कि उनकी और उनकी गवर्नमेंट को सिर्फ एक काम है, पैनामा में नवाज शरीफ की करप्शन को बचाना। हम पता चलवाना चाहते हैं कि क्या वजह होती है कि जब भी कोई गवर्नमेंट मुश्किल में आती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। और ये जो अगर अफगानिस्तान से ये प्लानिंग हो रही है तो इसका मतलब कि हिंदुस्तान का हाथ पीछे है। मैं आप सबको याद कराना चाहता हूं कि जब भी हम कोई जलसा करने लगते हैं, कोई जुलूस निकालते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, हमेशा कहते हैं कि जी दहशतगर्द हमला होने लगा। ये सारे कान खोल के सुन लो, 2 नवंबर किसी सूरत ना डिले होगा, कोई चीज उसको रोकेगी नहीं। जो मर्जी आप कर लें, 2 नवंबर में 10 लाख लोग इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जावेद हाशमी साहब, इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी रिस्क करार देना और 2 नवंबर का धरना मुलतवी ना करना, आपके ख्याल में कितना मुल्की इंटरेस्ट में है ये इस वक्त सूरत हाल? मेरे ख्याल में ये तमाम हदें फलांग रहे हैं। ये हमें सोचना चाहिए कि अगर हम अपने तमाम धरने या तमाम हमारी पनामा लीग कहेंगे कि ये अफ़गानिस्तान, इज़राइल, इंडिया, वो सारे हमारे अब प्रोग्राम भी वो कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने भी ये एक गलत बात की है। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने की है वो भी इतनी कोई माकूल बात नहीं है। हमारा अगर अंदर की सियासत है तो पाकिस्तान की सरहदों को हमने सब ने मिल के तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसके लिए जंग लड़नी है। ये अजीब बात है कि मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। अंदरूनी मामलात के ऊपर हम पूरी बैनुल-अक़वामी सियासत भी ये समझ रहे हैं कि वो इस तरीके से की जा रही है कि किसी को फ़ायदा पहुंचाना है, किसी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। बात ये इस तरीके से अफसोसनाक सूरत हाल हो गई। आपके 61 नौजवान शहीद हो गए हैं जी। घर घर जो है मातम की सफ बिछी हुई है। पूरा पाकिस्तान का पूरी कौम सोगवार है। हमारे दिल ज़ख्मी हैं। हम नहीं सुनना चाहते आसिफ साहब की डिलीट, हम नहीं सुनना चाहते इमरान खान की ये तकरीर के इसमें अफ़गानिस्तान जो है मेरे जलसे को ख़राब करने के लिए ये करता है और इंडिया मेरे जलसे को ख़राब करने के लिए ये करता है। खुदा के लिए ये भाषण बंद करें, दोनों ये भाषण बंद करें। मुल्क के ज़ख्म को देखें। हम दुखी हैं, पूरा कौम दुखी है, एक एक बच्चा दुखी है। बलूचिस्तान के इस वाक़े पे नौजवान ट्रेन होके जो स्टूडेंट्स थे एक लिहाज से मुल्क को बचाने के लिए तैयारी कर रहे थे, वो सिर्फ उनके वालिदैन को नहीं, ये दुख जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी थी उन नौजवानों को भी मार दिया गया है। हमें अपनी जो इस सिक्योरिटी रिस्क हैं, जो खराबियां हैं, उनको वहाँ देखें। अपनी लड़ाई को इतना बड़ा ना बना दें कि पाकिस्तान पीछे रह जाए, शहीद जो हमारे बच्चे हैं वो पीछे रह जाएं, हमारी अफवाज पीछे रह जाएं, हमारी जनरल मरे हैं इस तशद्दुद में। दुनिया को पैगाम दें कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार है। पहले भी दुनिया जो है हमारी बात सुन नहीं रही, फिर अब मज़ीद मजाक आप उड़ा रहे हैं। ना उड़ाएं ये मजाक, इसको संजीदगी से लें। साहब, आप क्या मशवरा देंगे इमरान खान साहब को 2 नवंबर का धरना मुलतवी कर दें मुल्क के हालात देखते हुए? देखिए वो तो करेंगे नहीं, मैं जानता हूं उनको, मैं जानता हूं वो कभी करेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने इसी धरने में पूरी पार्टी को कुर्बान कर देना है। लेकिन उनका इशू आप देखें ना, ये कोई इशू है कि मैं समझता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं और उस वहाँ से इंक्वायरी करा के सज़ा मिलती है नवाज शरीफ को, तो मिलनी चाहिए। क्यों रोकेंगे हम? हमारे मुल्क का अंदर ऐसे पैसा कोई पैनामा लीग में ले गया है तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए।
हमने मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे नवाज शरीफ के मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं है, मुझे राहील शरीफ के मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं है, मुझे इमरान खान के मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने मुल्क के मुस्तकबिल की ज़रूरत है, और उसके साथ ना खेलें, खुदा के लिए ना खेलें। राइट। इमरान इस्माइल साहब, बड़ी दर्दमंदाना अपील है हाशमी साहब की, और बहुत से लोग उनसे एग्री भी करेंगे शायद, कि इन मुल्की इन हालात में जब घर घर मातम बिछा हुआ है, कोयटा के हालात आपके सामने हैं, तो बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी रिस्क कहा जाए, उनको कंसोलिडेट करें, वो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके भी हैं, और धरने शरने जो है इनको जरा मुलतवी कर दिया जाए। हालात जो इस मुल्क के चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस तो चल ही रहा है। व्हाट डू लाइक टू से इमरान साहब? शुक्रिया कामरान साहब। पहले तो ज़ाहिर है ताज़ियत जो आज कोयटा में सानिया हुआ है, उस पर ज़ाहिर है कि किसी जमात से कोई ताल्लुक़ रखता हो, उसका दिल उतना ही दुखा हुआ है जितना दूसरे किसी पाकिस्तानी का दुखा होगा। ये कहना मुनासिब नहीं है कि किसी एक जमात का दिल ज़्यादा दुखा होगा और दूसरी जमात का कम दुखा होगा, या आम सिविलियन का ज़्यादा दुखा होगा और किसी एजेंसी वाले का कम दुखा होगा। सब बराबर दुख में शरीक हैं और हम सबको एक इत्तेहाद का मुजाहरा भी करना है। लेकिन अभी यहाँ जो हम बात कर रहे हैं जिस चीज़ की, कि जी वो खान साहब ने ये कह दिया और खान साहब ने वो कह दिया, मैं खान साहब के साथ था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आई वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू हिम, और जो बात उन्होंने की थी वो उन्होंने ये की थी कि इंडिया ऐसे मामलात से फ़ायदा उठाता है। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी रिस्क उन्होंने इसलिए करार दिया था कि वज़ीर आज़म पनामा लीक्स के चक्कर में मुल्क की किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। उनके सारे वज़रा, डिफेंस मिनिस्टर हो, इंटीरियर मिनिस्टर हो, उनके कोई और मिनिस्टर हो, वजारत हो, वो सब सिर्फ उनकी पनामा लीक्स की चोरी को बचाने के लिए लगे हुए हैं। दूसरी तरफ नहीं मामलात देख रहे। आप देख लें आज ख्वाजा आसिफ की ट्वीट, ये डिफेंस मिनिस्टर की ट्वीट बनती है कि वो इस ऐसे मौके पे जब मुल्क में टेरर अटैक हो रहा हो, 60 लोग शहीद हो जाएं, आपके वो मारे जाएं लोग, शहादत का दर्जा हासिल करें, और टेररिस्ट जो है वो वहाँ पे आज़ादाना घूमते फिरते रहें, पहले यरगमाल बनाएं, फिर वो अपने आप को बम से उड़ा लें और लोगों को मार दें। उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर की ये ट्वीट बनती है। अगर ये इन लोगों के लिए कोई चीज़ और मजीद इंपॉर्टेंट नहीं है अलावा इसके कि पनामा लीग से इनकी जान छूट जाए, और ये उसके अंदर यही ख्वाजा आसिफ असेंबली के अंदर कह चुके हैं कि मियां साहब आप फिक्र ना करें, टाइम गुजर जाएगा, लोग भूल जाएंगे। इमरान साहब एक बात बताएं, मैं हाशमी साहब की मीडिया टॉक सुन रहा था, बड़ी वैलिड बातें उन्होंने की। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या तहरीक इंसाफ में मुशावरत वगैरह नहीं होती? क्या कोर कमेटी और इमरान खान साहब का वीटो होता है, और आपकी पार्टी जो है, कोर कमेटी जो है, वो नहीं चाहती धरना देना, लेकिन इमरान साहब चाहते हैं कि एक वन माइंड वीटो है इसके ऊपर? ऐसा है आपकी पार्टी में? सवाल ही नहीं पैदा होता। हर रोज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है, मुतवातिर हो रही है। मैं पिछले 10 दिन से इस्लामाबाद बैठा हूँ, इसलिए कि तो आप सब चाहते हैं धरना हो, चाहे मुल्क के हालात जैसे भी हो रहे हैं, आप सब चाहते हैं यक ज़बान होके? देखें कामरान साहब, मुझे ये बता दें कि ये मुल्क के हालात आज यहाँ पे हुआ है तो कोई गारंटी दे सकते हैं कि अगले 2 महीने कुछ नहीं होगा? यहाँ पे मामलात ये हैं, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि पूरी की पूरी इनकी मशीनरी जो है वो सिर्फ पनामा लीक्स पे इनकी चोरी बचाने पे लगी हुई है। ये जावेद हाशमी साहब आज हमारी पार्टी का हिस्सा होते हैं ना, कोर कमेटी का, तो ये बैठ के डिफेंड कर रहे होते हैं। अभी मैं भी जावेद हाशमी साहब के साथ काम किया हुआ, मुझे भी पता है इनको कितना शौक है सड़कों पर जाने का। हाशमी साहब ऐसा है? वैसे आप भी आज डिफेंड कर रहे होते अगर कोर कमेटी का हिस्सा होते तहरीक इंसाफ की? ये मेरे भाई हैं, इनको नहीं चाहिए थी ये बात। मुझे शौक होता, जो पिछला धरना था मैं तो मुल्तान आके बैठ गया था। जब पिछला धरना किया, इनको उस वक्त समझाया कि मत जाओ यहाँ तक, उन्होंने कहा हम जाएंगे, एक शाम के अंदर वापस आ जाएंगे। कोई फैसला ये कोर कमेटी के अंदर हुआ हो कि हमने जाके धरना देना? 214 का बता रहा हूँ, किसी सारे कोर कमेटी के लोग सुन रहे हैं। ये कहते थे वही बताएंगे। मैं हाशमी साहब आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करें। मैं सदर इनको, मैं उसका हिस्सा था। मैं बता रहा हूँ कि मैं कह रहा था कि न करो। जब इस्तीफा लिखे गए, मैं कहता था इस्तीफा ना लिखो। इस्तीफा तो मैंने लिखा था, जो मुझे डिसिप्लिन कहता था वो बात, लेकिन हर कदम पे रोका आपको टिल लास्ट। जब पूरी कोर कमेटी की सुपर पावर ने इमरान खान समेत कहा कि हम पार्लियामेंट पे हमला नहीं करेंगे,
उसके अंदर एक आदमी ने कान में फूंका और कोई कोर कमेटी जहन्नम में गई, कोर कमेटी के फैसले जहन्नम में गए, शाह महमूद का फैसला जहन्नम में गया, असद का फैसला जहन्नम में गया, असद अलवी का फैसला जहन्नम में गया, इमरान खान का अपना फैसला जहन्नम में गया और उन्होंने कहा हम जाएंगे आगे। ये कैसे फैसले हैं, कैसी पार्टी है? मुझे कहते हैं मैं सड़कों को डिफेंड कर रहा होता वहां बैठ के, हाशमी साहब, हाशमी साहब, डिफेंड कर रहा होता, मैंने डिफेंड किया, मैंने इस्तीफा दिया था, मैंने कहा इस्तीफा दिया है तो मैं वापस आ जाऊंगा, इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। आप उस फैसले का पार्ट थे, आप हिस्सा थे उस फैसले का, मैं आप गलत बात कह रहे हैं, खिलाफ आप था, उस फैसले का हिस्सा मैं थे, डिसिप्लिन आप के, धरने का आपने हिस्सा कहा है थे, कि शौक धरने से में जा हमें रहे कहाँ तक होते जाना है उसका हिस्सा आप रहे। गलत बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप शौक बड़ा से जा अफसोस रहे हो रहा है आज आपके मुंह से एक बात होते, सुन के मैं कि आप शौक से जा इंतहाई- रहा होता तो आप इस वापस वक्त- क्यों आया आप इस वक्त झूठ से गलत काम ले बात रहे हैं करते हाशमी हैं। साहब। नो हाशमी साहब, ये आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आप हर फैसले का मैं हिस्सा ज्यादा रहे, पुरजोश कोई हूं, किसी ने कान लेकिन में आके मुल्क कुछ नहीं कहा। के दिफा की सरहदें नहीं पास कर रहा जो इमरान खान आज कर रहा है। ये जुल्म है उन 61 बच्चों के साथ, मुल्क के साथ। क्या आप कहते हैं कि अफगानिस्तान आ जाते हैं जब मैं कौन सी जलसा सरहदें करता पार कर हूं दी? भाई वहां आप घर तो घर वहीं मातम नवाज शरीफ की गारें है। आप आज तक- कहते हैं मैं कौन सी सरहदें पार कर दी हमने ऊपर बताएं? से हुक्म हम आता है पनामा लीज का कि हिसाब मैं चाहते हैं, आप नहीं चाहते। हिंदुस्तान सिंपल आ है। जाता है वजीर आप आजम उसी चोरी पे पर्दा सिक्योरिटी डालने के लिए रिस्क बैठे है। हुए हैं। अगर जिस मुल्क का वजीर आजम सिक्योरिटी रिस्क है तो फिर पाकिस्तान की जंग कौन लड़ रहा है? आप तो पाकिस्तान को तबाह करने की बात कर रहे हैं इमरान खान। मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है, मैं वाकई फिर रो रहा हूं कि ये इमरान खान ये लीडर है जो कहता है कि वजीर आजम सिक्योरिटी रिस्क है और कहता है ये क्वेटा का हमला अफगानिस्तान को नवाज शरीफ ने करके कराया है, इंडिया को नवाज शरीफ ने करके हमले कराए हैं। खुदा का नाम मानो, कश्मीरी मर रहे हैं, उनकी लाशें उठ रही हैं। ये सारा नवाज शरीफ को बचाने के लिए सारी दुनिया इकट्ठी हो चुकी है। जी इमरान इस्माइल साहब, योर टेक क्विकली। मैं हल्फन आपसे कह रहा हूं, मैं हल्फन आपसे कह रहा हूं, हलफ उठा के कि ये हाशमी साहब इस वक्त झूठ बोल रहे हैं। हाशमी साहब एक एक फैसले का हिस्सा रहे। हाशमी साहब के बगैर बात किए कोई फैसला नहीं हुआ, किसी ने कान में आके कोई मैसेज नहीं दिया। कोर कमेटी का फैसला था जिसमें हाशमी साहब शामिल थे। उसके बाद जब बस आगे गई है, हाशमी साहब ने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता आगे। वहां से इन्होंने कहा कि जी अगर आप गए तो आगे मेरी राय। यार हाशमी साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, वो झूठ क्यों बोलेंगे? इमरान इस्माइल साहब आज ने मुझे लफ्ज नवाज आपने शरीफ बोल का दिया। प्यारा लग रहा है। ठहर जाए जी, एक मिनट ठहर जाए। नहीं, आज जो ये तो आज कोर इतना कमेटी प्यारे लग रहे हैं नवाज शरीफ इनको। बात नहीं, ये आज जो नवाज शरीफ अचानक से आपको इतने प्यारे लगने लगे, जरा 2014 के हाशमी साहब के बयान निकाल लें। उस फैसले का हिस्सा नहीं थे, ये आज बोल रहे हैं, हम उठा रहे हैं। ये तो इमरान खान के बेडरूम का हिस्सा थे, उसके बेडरूम से बाहर आते थे, बेडरूम का हिस्सा थे। ये तो बेडरूम का हिस्सा थे, इनसे पूछा ही नहीं किसी ने। आज कसम उठा रहे हैं, आज कसम उठा रहे हैं। ये थे भी नहीं उस फैसले का हिस्सा। इमरान इस्माइल साहब बेडरूम का हिस्सा थे और इमरान खान साहब ने ये तो जरा क्लियर कर दिया, इसका मतलब क्या है? ये अब हाशमी साहब घटिया बातों पर आ गए। मैं इनका एहतराम करता हूं, मैं क्या जवाब दूं आपको? बेडरूम का हिस्सा थे या नहीं थे, लेकिन बहरहाल हाशमी साहब इस वक्त कतन झूठ से काम ले रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, 2014 की कोई ना कोई रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी, हमारे पास है। कोर कमेटी का इजलास भी रिकॉर्ड होता है, सुन ले मेरी बात। हाशमी साहब ये फरमाते थे कि नवाज शरीफ सिक्योरिटी रिस्क है इस मुल्क का। नवाज शरीफ इस मुल्क का सिक्योरिटी रिस्क है, हाशमी साहब के अल्फाज हैं। ये कहते थे कि नवाज शरीफ इस मुल्क को डुबोएगा। आज मैं उसके गुण गा रहे हैं। इसका यार अपना कामरान आज उसकी गुण गा रहे हैं बैठ के। चाहते हैं, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, चलिए सर मैं आगे चलता हूं। मैं क्या करूं उसको? ठीक है सर, इससे हम आगे चलते हैं। लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। मैं एक तो मैं कहूंगा इमरान इस्माइल साहब को झूठ और घटिया का लफ्ज दोनों गलत है। हाशमी साहब मेरे गेस्ट, सर मुझे बताएं क्या कह रहे हैं? इमरान भाई किस तरह के एमपी मैं कहां जाऊं उसकी बात करने, मुझे बताएं। चले मैं अच्छा हाशमी साहब आप भी प्लीज थोड़ी देर खामोश हो जाए। इमरान इस्माइल साहब भी खामोश हो जाए। झूठ बोल रहे हैं हाशमी साहब, मैं आपसे मदद करता हूँ, ये जो दो अल्फाज चेहरे पे लिखा हुआ है झूठ, इनका चेहरा देखे, इनके चेहरे पे झूठ लिखा हुआ है। कसम जो उठा रहे हैं, झूठी कसम। खुदा का नाम मानो यार। पाप आज जो इमरान खान ने कहा है, बाकी बातें छोड़ दो। ये पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी है जो इमरान खान ने आज क्वेटा में कहा है। आप
कोयटा में भी आप मेरे पास बैठे हुए थे, उस वक्त याद है आपको? उस वक्त आपकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और आप कह रहे थे कि मुल्क डूब रहा, नवाज शरीफ डूब रहा है। इमरान खान को समझाओ कि नवाज शरीफ को नहीं था, मूवमेंट चलाए। बात करते हैं आप कहाँ से आ गए? कोयटा के जलसे में आपने मुझे अपने कमरे में बुला के बाद में आप कहाँ से आ गए? हाशमी साहब, आपने का नाम मुझे, तुमने इमरान खान की मीटिंग में आप थे जिसमें शामूद थे, जिसमें असद उमर थे, जिसमें अलवी साहब थे, जिसमें तरीन थे, साथ वाले कंटेनर में हो रही थी। आप तो उस मीटिंग में थे नहीं यार मेरे दोस्त। जहाँ फैसला क्या क्या आगे नहीं जाएंगे। चले मैं उससे आगे चलता हूँ सर। अब धरना दोबारा शुरू हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुराने धरने शुरू कर दें हम उस पर डिस्कशन। मैं एक तो माजरत करता हूँ, एक मिनट इमरान भाई, एक मिनट इमरान इस्माइल भाई, एक मिनट रुक जाए। मैं हाशमी साहब से माजरत करता हूँ, मेरे प्रोग्राम में 2 डेरोगेट लफ्ज यूज किए गए, उनके ऊपर दो गलत लफ्ज यूज किए गए। इमरान इस्माइल साहब, आपको इस्तेमाल करना चाहिए, सीनियर आदमी है बहुत। तारिक फजल चौधरी साहब, तारिक साहब मुझे एक बात बताइए, ये सब चीज़ें अपनी जगह पे चल रही है मेरे भाई। आपने अभी हमारे ब्यूरो चीफ बता के गए आपकी बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है इतनी नाअहल है कि उन्होंने वो दीवार तक तामीर नहीं कराई पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की, जहां पे कुछ साल पहले धमाका हुआ था। आपके वज़ीर आला कह रहे हैं हमें टेरर अलर्ट मिला था। आपको ये पता ही नहीं है कि वो दीवार जो उसको बनवाना है, कई सालों से वो दीवार उस रही थी, और जितने आपके वज़रा के प्रोटोकॉल है उसका अगर क्वार्टर भी आप वहां लगवा देते, एक पुलिस एहलकार खड़ा हुआ था, तो इसलिए इतनी शहादतें हो गई। इस पर आपको वज़ीर आला बलूचिस्तान को फायरिंग नहीं कर देना चाहिए, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स इतनी अहम जगह पे। तारिक फजल साहब। जी कामरान साहब, मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि सबसे पहले तो ये इंतहाई अंदोनाक वाक़या है और इस पर बहुत अफसोस है। पूरी कौम यकीनन, जैसा कि सब साथियों ने कहा, इस पर इंतहाई दुखी है। ये आपके ब्यूरो चीफ साहब की जो बात है, मैं ना तो इसकी तायद कर सकता हूँ। उन्होंने दिखाई है दीवार सर, दीवार गिरी हुई है, एक पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पे था, आप चेक करें। मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं अर्ज करता हूँ कि इसकी सारी तहकीकात तफसीलात यकीनन सामने जाने चलेंगी सर। अब तहकीकात आप करा लें, बेशक सिक्योरिटी रिस्क पाया गया, आप जिम्मेदारी तो फिक्स करें ना अपने वज़ीर आला की। सिक्योरिटी रिस्क किसी तरह का पाया गया और जिस इदारे की इसमें गफलत हुई, जिस इदारे की इसमें नाअहली हुई, यकीनन उसे दैट विल बी टेकन टू द टास्क। हमारी किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है कि इतनी कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ है इसमें, और अगर किसी की गफलत से हुआ है तो वो इंशाल्लाह ताला। मेरा आपसे अगला सवाल तारिक फजल चौधरी साहब, ये तो अब आप करेंगे तहकीकात, उस तहकीकात का कोई नतीजा निकलना है, वो अभी तक उसका नतीजा निकला, वो जो डॉन लीक हुई है, तहकीकात का तो पाकिस्तान नतीजा निकलता ही नहीं है। तो आप करते रहेंगे, 60 जाने चली गई, वो तो वापस नहीं आ सकती जो दीवार गिरने से, और ना आपका वज़ीर आला इस्तीफा देगा, ना वज़ीर दाखिला इस्तीफा देगा, तो कोई मदावा भी नहीं होगा कि जी चले नेक्स्ट टाइम जो वज़ीर आला बने उसको जेहन में होगा यार अगर मैं गलती करूंगा, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, 60 लोग शहीद होंगे मेरी वजह से, तो आइंदा मुझे भी इस्तीफा देना पड़ेगा। वो आपने करना नहीं है, क्योंकि आपने तो वजीरों के इस्तीफे नहीं लिए जो बड़े बड़े क्रिमिनल ऑफेंस में जिनके ऊपर एफआईआर कटी है। कामरान साहब, ये बात मैंने आपसे बड़ी एक न्यूट्रल बात की है और नॉन पार्टीजन बात की है। मैंने आपसे ये कहा है कि मैं ना इसकी तायद कर सकता हूँ, ना मैं इसकी तरदीद कर सकता हूँ, इसलिए कि अगर हमलों की बात करते हैं तो जो हाई सिक्योरिटी एरियाज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हमारे नेवल इंस्टॉलेशंस हैं, एयरफोर्स की इंस्टॉलेशंस हैं, ये हाई सिक्योरिटी एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे भी टेरर अटैक्स हुए हैं। अब इसलिए ये कहना कि यहाँ पे किसकी गफलत थी, इसका पता चलना चाहिए ज़रूर, और उसके बाद जिस शख्स की, जिस फ़र्द की, जिस इदारे की गफलत की वजह से ये हुआ है, यकीनन उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं तो आपको बिल्कुल इंश्योर कर रहा हूं। ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद आपसे मैंने ये जरूर पूछना है कि एक लिहाज से बात गलत है इमरान साहब की, अगर वो जिस तरह नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर साहबा को गद्दार या सिक्योरिटी रिस्क कहते थे उस तरह का है, लेकिन एक लिहाज से बहुत बड़ा सवाल है कि जब करप्शन का इतना बड़ा मामला चल रहा हो तो बहुत सी चीज़ों पे प्राइम मिनिस्टर या जिन पे इल्ज़ाम लगता है उनको कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इस पर जरूर बात करेंगे व्यूअर्स एक ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। बेतहाशा लोगों ने मुझे कंप्लेंट की है, जावेद हाशमी साहब बड़े सीनियर हमारे पॉलिटिशियन हैं और उनके मतलब इस तरह के लफ्ज़, तो मैं एक दफ़ा फिर हाशमी साहब आपसे तो खैर मैं माजरत ही करता हूँ, मेरे प्रोग्राम में सब कुछ हुआ, मैं बहुत माजरत है मेरी तरफ से। हमारे साथ तारिक फजल चौधरी साहब की ट्रिपल ब्रिगेड के मतलब खबर आ रही है कि 2 नवंबर का, मैं आज पढ़ रहा था, प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी जो है उसने खबर दी है कि आपने 111 ब्रिगेड जो है उसकी खिदमात लेने का फैसला किया है इमरान खान के धरने को रोकने के लिए, यानी फौज के हवाले किया जाएगा इस्लामाबाद। ये कोई फैसला ऐसा आया है या ये खबर गलत है या अभी सोच रहे हैं आप इस बारे में? देखिए, अभी तो इंतज़ामी तौर पर इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान जो हैं वो इस सारे मामले को हेड कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इंतहाई बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एक मंजे हुए सियासतदान हैं जी, तो इंशाअल्लाह इन मामलात को देखा जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब अपने आइनी हुकूक की बात तो करते हैं,
लेकिन हमारे यहाँ जो इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स हैं, और मैं खुद इस्लामाबाद से MNA हूँ, यहाँ भी लोगों के कुछ आइनी हकूक़ हैं और वो उनकी फ्री मूवमेंट उनका आइनी हक है, बच्चों का स्कूल जाना उनका आइनी हक है, एक मरीज का अस्पताल जाना उसका आइनी हक है। आपको पता है तो ये सारे आइनी तारिक फजल चौधरी साहब, IMF के सरबराह क्रिस्टियन लोगार्ड ने कहा है कि करप्शन के बायस सरमायाकार पाकिस्तान नहीं आते और पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से पाकिस्तान बहुत नीचे है और ये पनामा का स्कैंडल ने उसको और मजीद उजागर किया इस मामले को। तो आपको इस चीज़ का एहसास है कितना ज़रूरी है प्राइम मिनिस्टर की फैमिली से ये धब्बा दाग धुलना ताकि सरमायाकार पाकिस्तान में आए, अकॉर्डिंग टू IMF, नॉट अकॉर्डिंग टू मी? देखें, ये बहुत ज़रूरी है कामरान साहब, ये बहुत ज़रूरी है और हम बिल्कुल कतई तौर पे ये बात चाहते हैं। अगले इलेक्शन में जाने से पहले हमने हर सूरत में इस मामले को क्लियर वैसे भी करना था, तहरीक इंसाफ अगर ना भी कहती, लेकिन उसके लिए बेहतरीन फोरम कौन सा है? क्या वो फोरम धरने हैं? क्या वो फोरम एहतजाज है, गालम गलोच है? उसके लिए बेहतरीन फोरम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जहां इस वक्त मुकदमा ज़ेरे समाअत है। इमरान इस्माइल साहब, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। देखें मुल्क की हालात भी ऐसे और ये बात सही है, नहीं आ रहा तारिक फजल चौधरी साहब इस की ये वजह बात से चैन और सब्र नहीं आ रहा, ये बात बड़ी अजीब है। लेकिन मैं थोड़ा सा बात इस पे भी करना चाहूंगा यकीनन कि जो इमरान खान साहब ने सिक्योरिटी रिस्क की बात की है, देखें गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से संजीदगी का, शाइस्तगी का, हाशमी साहब ने काफी बात कर दी उस पे, तारिक साहब मैं उसके आगे जाना चाह रहा हूं प्लीज। किसी सूरत में मैं तो ये भी कहूंगा उसमें कि आप ये देखें कि सिक्योरिटी रिस्क हम लोग हैं या सिक्योरिटी रिस्क वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पे धावा बोलने आ रहे हैं, मुसल्ला जत्थे लेके। सीटी मारने से बंद तो नहीं होगा, आपका पॉइंट आ गया। आपको कोई ना कोई पुरतशद्दुद काम यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले भी 2014 के धरने में भी आपका पॉइंट आ गया सर, वो सारा कुछ आप चाहते हैं यहाँ पे हो। और इमरान इस्माइल साहब, हम लोग सिक्योरिटी रिस्क कोई फ्लेक्सिबिलिटी है? बात यह है कमरान साहब कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम चलता है ना, जैसे डॉक्टर आसिम को कराची में पकड़ा तो FIA ले गई, उसके बाद 1 साल उनको बार बार रिमांड लेते रहे और अभी तक उनका चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर आसिम बेगुनाह है या उन्होंने कसूर किया था, वो अदालत फैसला करेगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सख्ती हुई, उनको घर से ले गए, उन्होंने सख्ती झेली, जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं, सारे कुछ हो रहा है। जो दूसरा इंसिडेंट हमारे सामने है जो एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल के ओनर के साथ हुआ, उसको एक रिपोर्ट छपने के ऊपर उसको उठाकर ले गए तो आपका और उसकी सारी जायदाद पहले जब्त हुई, गाड़ियां ले गए, हरास किया। मेरा पॉइंट यह है कि इस तरह नवाज शरीफ की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकती? कौन सा ऐसा लॉ है, कानून जो उनको इन्वेस्टिगेशन करने से रोकता है? FIA आज तक एक्शन में क्यों नहीं आई? नैब ने आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों ये एजेंसियां खामोश बैठी रही हैं? क्यों नवाज शरीफ को TOR की जरूरत पड़ती है इन्वेस्टिगेशन कराने की और किसी को जरूरत नहीं पड़ती? क्यों मुल्क में एक डिफरेंट निज़ाम होता है, जैसे ही नवाज शरीफ या उनके खानदान की बात आती है तो फौरन सारा निज़ाम चौपट हो जाता है और एक दूसरे की शक्लें देखने लगते हैं सब और बगलें बजाते हैं, ये सोचते हुए कि जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की फैमिली के ऊपर इल्ज़ाम लगा है तो कैसे इसको तो टेस्टिफाई कर ही नहीं सकते। हीले बहाने ढूंढते हैं, कानून के पीछे छुपते हैं, इवेंट्स के पीछे छुपते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते। इमरान साहब मेरे साथ रहिएगा, एक मिनट सर, मैं आपको नहीं देंगे, आपने जाना है। जी जी, एक मिनट सर, मैं ये बड़ी आपने वैलिड बात बताई है और हाशमी साहब बेस्ट बंदे हैं इसमें रिस्पॉन्ड। हाशमी साहब, आप जानते हैं कि भुट्टो साहब की जो FIR थी जब कटी तो वो भी बड़े बासर थे और उसको उस ज़माने में वो उसको दाखिल दफ्तर कर दिया गया, उस FIR को लिख दिया गया कि जो मुलजिम है वो अनएक्सेसिबल है, लेकिन बाद में वो FIR जो है बाद में उनका वो गले का फंदा बन गई। हाशमी साहब, अभी भी सारे मॉल टाउन की FIR मौजूद है, वज़ीर आला वज़ीर आज़म के नाम उसमें आए, अब चले गए या नहीं आए अभी तो वो FIR भी मौजूद है। इसी तरह ये मामला जो है पनामा का, आपको लगता है कि मुल्क में बासर लोग जो है वो हर चीज़ से आज़ाद रहते हैं, खौफ भुट्टो साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो? हाशमी साहब, ये हकीकत है, हमारे मुल्क में जो बाअसर लोग रहे हैं वो तो कानून उनका की गिरफ्त नहीं कर सका जी। और जब हमारी फौजी हुकूमतें आती हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। सबसे पहले 2-3 महीने नैब ने ठीक तरीके से मुल्क के करप्ट लोगों को पकड़ा, लेकिन 3 महीने के बाद वो सब नैब के खुद वजीर बन गए। वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दाएं और बाएं खड़े थे और अकाउंटेबिलिटी का अमल रुक गया। 10 साल तक फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। इसी तरीके से ज़ियाउल हक ने कहा मैं आया हूँ
अकाउंटेबिलिटी के जी। लिए। बाद में सारे लोग उनके साथ खड़े थे कि इसकी अकाउंटेबिलिटी करते। तो इसलिए अगर पनामा का इशू जो है उसका जवाब तो देना पड़ेगा, देना चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब को। इसी तरीके से हर एक ने जो कुछ लेकिन किया हाफिज साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे, इमरान खान साहब सर ये जब तक प्रेशर ना जी। पड़े बासर फर्द पे तो किस तरह वो जवाब देता है पाकिस्तान में? अब ये तो हम कह रहे हैं कि भुट्टो साहब भी जवाब नहीं दिया था उन्होंने। वो जी। एक रास्ता है, एक रास्ता अभी रास्ता सबसे बड़ा रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का। अगर सुप्रीम कोर्ट को आप इमरान खान साहब ने खुद कहा कि हमें उन पर एतमाद है, सुप्रीम कोर्ट के हाथे में खड़े होके कहा कि अब ठीक बात हो गई और खुशी की बात है, इन्होंने नोटिस भेज दिया है, बुला लिया है और ये बेहतरीन तरीका हो गया, मुझे एतमाद है सुप्रीम कोर्ट पे। तो ये बातें या तो ना करें, जब करेंगे तो दुनिया कहेगी जब आपने एतमाद कर दिया है, तो दूसरे दिन कहते हैं कि अभी से फैसला सुना दे। क्या क्या सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी का हुक्म नहीं देगी? देगी। ये लेकिन हाफिज साहब, सही रास्ते आप एक पे बात चले बताइए हैं। कि अगर इमरान साहब कोर्ट में बिलीव करते हैं जैसे आप फरमा रहे हैं और आप सही कह रहे हैं, तो फिर ये 2 नवंबर का धरना किसको प्रेशराइज किया जा रहा है? ये क्यों है ये आपके नजदीक? आपका क्या एनालिसिस है बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर? देखिए मैं अर्ज करता हूँ, एक तो इमरान खान साहब वो समझते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए मुझे, और इससे मुतासिर यकीनन वो उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट को रास्ता बताना चाहते हैं। ये आपने इमरान खान साहब का बयान पढ़ा है। वो देखिए खान साहब से मुझे तो इख्तलाफ है, शायद पूरी कौम को ना हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अकाउंटेबिलिटी अदालतों के ज़रिए होती है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच तो गए, पहले गए ही नहीं उधर, तो कैसे हो गया? ऐसे बात यह है कि मुझे इमरान खान साहब ने हुक्म दिया कि जो वहाँ पे आइलैंड की उनके शौकत खानम के कितने $मिलियन गए थे, डूब गए हैं, या तो आपने जाके तहफ़्फ़ुज़ करना है क्योंकि ये पैसे नहीं डूबे। मैंने जाके ख्वाजा आसिफ पे डंडा मार दिया और उसका जो आपका उसका जो चैनल था, वो एंकर जो है वो उसको मैंने कहा इसको उठाओ। ऐसे बात की क्यों की है इमरान खान साहब के ऊपर? अब वो बात तो अब सामने है, वो पैसे तो डूबे। मैं कहता हूँ सबका एहतसाब करना चाहिए। ठीक। तो अफसोसनाक बात यह है कि कोई अपना करे, आप सबको रख ले, क्यों ना हो। खुद इमरान खान साहब ने फरमाया है कि मैं खुद इस एहतसाब के लिए तैयार हूँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट को काम करने दें। ये मसला एक और मैं अपनी बात कहूँगा, इमरान इस्माइल साहब का मैं फिर भी एहतराम करूँगा। मुझे बेशक कुछ कह लें, मैं इनका एहतराम करूँगा, लेकिन ये बात तो हमें करनी होगी, सही बात को करना होगा, क्योंकि मैंने तो इस्तीफा लिखा और चला आया। इमरान खान साहब ने वहीं कंटेनर पे खड़े होकर कहा फैसला हमने किया था आगे ना जाने का, लेकिन अब हमें आगे जाना पड़ रहा है। तो ये बातें मैं तो रोक रहा था। ये एक गुजारिश करूं कि जो एहतसाब की बातें हैं उसको इस तरीके से नहीं होगी। इस वक्त पर ये बात हर आपको बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर CPAC को हटाना, इमरान इसमें राहील शरीफ के फैसले, फौज के मामलात, इन तमाम के अंदर मैं खुली बात कहता हूँ कि अमेरिका हमारी फौज का हामी नहीं हो सकता। जो फौज CPAC बना रही है, चाइना के साथ खड़ी हुई है, CPAC का रास्ता दे रही है, तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, बचा रही है। मैं फौज को भी ये बात कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहता हूँ कि आधारों को मजबूत बनाइए। हमारे आधारों के ज़रिए अगर हम अपने ज़ाती मामलात को सीधा करने लग गए तो फिर फौज के अंदर ये बारी फौज पे आएगी। अमेरिका ने तोड़ना है, पहले भी
लेकिन सर, तमाम अब वार आप मशीनें कौन सा इदारा टूट पाकिस्तान चुकी का हैं। ऐसा दिफाई जो तो जाती तमाम मामलात लेके बैठा हुआ है? सुन लें, जी। तमाम वार मशीनें इमरान साहब। वो तोड़ जी, चुके मैं आ रहा हैं। हूं इमरान इराक का वार मशीन तोड़ी, ईरान की वार मशीन तोड़ी, मिस्र की वार मशीन तोड़ी, कजाफी की वार मशीन तोड़ी। अब उन्होंने पाकिस्तान की वार मशीन को तोड़ना है। इसको सोचिए। मैं फौजी क़यादत को भी बता रहा हूँ, मैं सियासी क़यादतों को भी बता रहा हूँ, पाकिस्तान का अब ये एक मरहला जो है वाकई ये डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर ये सी पैक बन गया, चाइना भी आपके पीछे होगा, इंडिया भी आपके आगे सर झुका के बहुत सी बातें कह दी अगर आपने, हमारी फौज हाशमी को साहब, उन्होंने between बांट the दिया, lines भी। तकसीम जी। किया तो सर। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचेगा। सर, बहुत सी आपने बातें कही और बहुत से लोग आपसे एग्री करें, डिसएग्री करें, लेकिन बिटवीन द लाइंस भी कहती इमरान इस्माइल साहब, ये परसेप्शन क्यों उभर रहा है कि आपका धरना जो है वो इस मुल्क में कोई जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा शौक ना साबित हो जाए? कोई ये क्यों परसेप्शन उभरा है गवर्नमेंट की तरफ से भी और दूसरे लोगों की तरफ से भी? ये क्योंकि तलात चौधरी साहब ने भी कल यही बात PMLN की का है। नैरेटिव रहा है। जब भी जैसे ही हम कोई भी कैंपेन चलाते हैं PMLN के खिलाफ, कोई करप्शन के खिलाफ या धांधली के खिलाफ, तो ये फौरन इस पे आ जाते हैं कि जी जमहूरियत को खतरा है। जैसे मियां नवाज शरीफ का मिडिल नेम जमहूरियत है, तो ये अभी हाशमी साहब जो बात कर रहे हैं ये तो बिल्कुल PMLN की ज़बान बोल रहे हैं। यानी आप अस्पताल के ऊपर हर उस वक्त दिन आपको ख्याल आता है कि शौकत खानम अस्पताल जो ब्लू चिप हॉस्पिटल है, मियाँ साहब के आंसू निकल रहे हैं गवर्नमेंट के अस्पताल देख के, तो शौकत खानम अस्पताल भी देख लें एक दफ़ा आके, ताकि उनको पता लगे अस्पताल बनते कैसे हैं। दिस इज ओनली हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड जो 80% इलाज फ्री करता है और उसके ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं। 100 बिस्मिल्लाह 3-4 लेकिन पैसे तो डूबे थे ना इमरान भाई, जो हाशमी साहब ने कहा है, ये बहुत एक फैक्ट है। सर नहीं डूबे, नहीं डूबे। ये सारे इमरान साहब ने पैसे admit किया। एक पैसा भी डूबा तो मैं पार्टी छोड़ने के लिए बात जरा तैयार। वाज़ेह होनी चाहिए। सर मैं कह रहा हूँ अस्पताल पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। नहीं, एक मिनट जरा बात जिस करने दें मुझे। मैनेजमेंट ने उन मुझे पैसों बात के करने हवाले दें। से सवालिया एक मिनट निशान तारिक जरा भाई, लगाए। जरा बात आपके करने बातों दें। पे जरा गवर्नमेंट मुझे बातों बात कर में लेने किसी ने दें। अस्पताल पे उंगली नहीं उठाई। वो पैसे इन्वेस्टमेंट हुए थे, एंडाउमेंट फंड हुआ करता है इदारों का, वो इन्वेस्ट होते हैं, उससे नफा आता है, उससे चीजें चलती हैं। ये आपको पता है कैसे होता है। एक पैसा शौकत खानम का नहीं डूबा, और अगर डूबा है, चोरी हुई है, तो आप तो हुकूमत है मेरे भाई, आप पकड़े, आप इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? इल्जाम तो मैं लगाऊंगा, मेरे पास FIA नैब तो नहीं है आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। आपको हर उस दिन याद आता है जब इमरान खान कहता है जी यहाँ करप्शन हो गई, ओ जी शौकत खानम को पकड़ लो, वहाँ करप्शन हो रही है। वो इमरान खान का फ्लैट को क्या हुआ? नहीं, ये पुरानी बात है इमरान साहब, हाथ ये कंगन अभी को की आरसी बात क्या नहीं है, ये पकड़ पुरानी बात थी। नहीं जनाब, आप में से कराएं कोई ना किसी के बारे में सफाई नहीं दे सकता। आपके तो ब्रेक ले लो व्यूअर्स, एक ब्रेक।